हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज हम लोग आरंभ बैच में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का एक और टॉपिक जो कि अगेन आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल नेचर को हमें समझने में मदद करता था, और वो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से बेसिकली पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हमें पता चलेगा कि नील बोर अंकल ने अपने मॉडल को प्रपोज करने से पहले और थोड़ी स्टडी करी। नील बोर ने क्या बोला कि रदरफोर्ड की तरह अगर मेरी पोपट हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा चोट हो जाएगी। तो बोला कि यार मैं मेरा मॉडल प्रपोज तो करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं खूब सारी रिसर्च करूँगा। तो पहली रिसर्च तो उनके सामने ये आई कि रदरफोर्ड ने जो सबसे पहली बात बोली थी कि भैया न्यूक्लियस एटम में होता है, वो प्रूव हो गई। सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया न्यूक्लियस नाम की चीज़ होती है। न्यूक्लियस को समझने के बाद रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की पोजिशनिंग में पोपट कर दी। तो नील बोर ने अपना मॉडल बनाने से पहले कुछ स्टडी करना चालू करा और उन्होंने देखा कि दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम की चीज़ होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। और ड्यूअल नेचर में पहला नेचर वेव नेचर होता है, जिसकी वजह से कोई भी लाइट एक ऑब्जेक्ट पर गिरकर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब उन्हें पता चला। देन नील बोर ने जब और स्टडी करी तो उन्हें पता चला कि पास्ट में रिसर्चर्स ने, जैसे कि मैक्स प्लैंक ने, हर्ट्ज ने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था कि एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो निकलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, फोटॉन्स के पार्ट में ट्रैवल करती है, फोटॉन्स के रूप में ट्रैवल करती है। फिर उन्हें पता चला कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। इतना समझने के बाद उन्होंने एक चीज़ और स्टडी करी, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग एक नई चीज़ स्टडी करेंगे जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। बेसिकली स्पेक्ट्रम भी जो फिनोमिनन है वो आपकी लाइट के बेंड होने के या स्प्लिट होने के ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सोर्स लिया, आपके पास में एक सोर्स है और इस सोर्स से एक वाइट लाइट आपने अपने प्रिज्म पर इंसिडेंस करी, प्रिज्म पर एक लाइट आपने इंसिडेंट करी। तो जैसे ये लाइट इस प्रिज्म पर गिरी, आपने देखा ये लाइट स्प्लिट हो गई, ये लाइट स्प्लिट हो गई और स्प्लिट होकर आपको दिख रहा है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आपको यहाँ पर 7 अलग अलग कलर की लाइट देखने को मिली। यानी जब आप एक सोर्स से एक वाइट कलर की लाइट को एक प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हो तो आपको 7 अलग अलग कलर की रोशनी देखती है। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। इसे क्या बोला जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। यानी आपकी लाइट यहां पर क्या हो गई? स्प्लिट कर गई। कितने पार्ट में? 7 अलग अलग पार्ट में। तो जो 7 अलग अलग कलर का जो पूरा सेट है, इस सेट ऑफ लाइट को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग? आपने देखा होगा जैसे कि जब बारिश का मौसम होता है और जब बारिश की बूंदें गिरती है, तो अगर आसमान में बारिश हुई है ताज़ी ताज़ी और एकदम से सनलाइट निकल आए, एकदम से सन निकल आए, बादल छट जाए और एकदम से सन निकल आए और एटमॉस्फेयर में ऐसी पानी की ढेर सारी बूंदें रहें, तो सन से आने वाली वाइट लाइट, सन से आने वाली वाइट लाइट जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स से टकराती है तो अगेन ये 7 अलग अलग कलर में बट जाती है। एंड आपको दिखता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी आपको यहाँ पर रेनबो दिखाई देता है। सो बेसिकली रेनबो बनने का जो फिनोमिनन है वो भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एंड आपके स्पेक्ट्रम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। सो व्हेन a light or electromagnetic wave splits due to prism or any other object
दे फॉर्म्स a set of colorful lights and it is called as spectrum. इसे क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। अलग अलग कलर के सेट को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आई थिंक बहुत हल्का फुल्का पार्ट है, कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, स्पेक्ट्रम आपका दो प्रकार का होता है। हम लोग आगे चलते हैं, स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, तो देखा गया है कि स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स। आवर स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स। आपका स्पेक्ट्रम दो प्रकार का देखा जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टडी एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एमिट करना, यानी आपके जब एक लाइट प्रिज्म पर पड़ेगी या वाटर ड्रॉप पर पड़ेगी तो आपको अलग अलग कलर निकलते हुए दिखाई देंगे। एमिशन होना, एमिट होना, निकलना। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को लेके। कुछ किताबें, कुछ रिसर्चर्स का ये मानना होता है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अर्थ पर बनाया ही नहीं जा सकता। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम सिर्फ स्पेस में बनाया जा सकता है, और वो भी सन या स्टार्स के द्वारा। क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि जब एक सोर्स से एक लाइट निकल के किसी चीज़ पर गिरती है और स्प्लिट होती है, जब एक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिर के, चलो लेट्स से यहाँ पर प्रिज्म पर, वैसे आप अर्थ के बाहर कहाँ प्रिज्म लेने जाओगे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि प्रिज्म पे स्प्लिट कर रही है। भाई हमने तो पानी की बूंद पे भी स्प्लिटिंग कर दी थी। तो स्प्लिटिंग अलग अलग ऑब्जेक्ट से हो सकती है, कोई खास बात नहीं है। ग्लास से भी हो सकती है, मॉलिक्यूल से भी हो सकती है, उसकी कोई हमको चिंता करने वाली बात नहीं। लेकिन अगर सोर्स से लाइट निकल के स्प्लिट हो रही है और इसके अंदर आपको लगभग सारे रेडिएशंस, लगभग सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लगभग सभी एनर्जी की दिखाई देती है, सो दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी is observed and even we cannot differentiate। हम इसमें बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से इंफ्रारेड है, कौन सी विजिबल है, कौन सी माइक्रो है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको एक कंप्लीट सेट मिल जाएगा, जितनी भी अवेलेबल आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर इसे अर्थ पर बनाओ तो आप इसे ऐसा कर सकते हो कि एक सोर्स से वाइट लाइट एक प्रिज्म पर गिराओ और प्रिज्म से आपको विबग्योर मिल जाए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ कलर, इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ 7 कलर्स, जिसमें आप लोगों को एक कंप्लीट रेंज मिल रही है 480 नैनोमीटर से लेकर, या मैं कहूँ 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर्स के बीच में। तो कुछ लोग इसे भी एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, कुछ लोग इसे भी एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे और प्रिसाइजली क्लासीफाई करेंगे एंड हम इसे कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड एज बैंड स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैंड स्पेक्ट्रम? बेटा बैंड स्पेक्ट्रम में आपको सेट ऑफ 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज, यानी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई देंगे बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज और अ सेट। मतलब यहाँ पर आपको सेट दिखाई देगा, जैसे कि आपका विजिबल बैंड, ये किस चीज़ का बैंड है? ये आपकी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये आपकी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और हम लोग जानते हैं विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 780 से लेकर 390 के बीच में होता है। तो आपको एक पूरा का पूरा बैंड मिल गया। यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह
विजिबल के अलावा इंफ्रारेड, IR, माइक्रो, रेडियो, UV, एक्सरे, ये सब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ विजिबल मिल रहा है, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, लेकिन विजिबल में फिर आपको सातों दिख रहा है। फिर आप विजिबल में कैरेक्टराइज करने में आपको मुश्किल होगा कि वॉयलेट कितना, इंडिगो कितना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कितना है, तो दैट इज कॉल्ड एज बैंड स्पेक्ट्रम। लेकिन तीसरा और सबसे काम का स्पेक्ट्रम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ योर लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज़ योर लाइन स्पेक्ट्रम। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी पर आपका पूरा नील बोर का एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास में एक सोर्स होता है, आपके पास में एक सोर्स होता है, सोर्स से लाइट निकलती है, प्रिज्म पर इंसिडेंट करती है और यहाँ से स्प्लिट होके, यहाँ से वो स्प्लिट होके आपको कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस ही प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पर आपको अल्ट्रा वायलेट रेंज मिलेगी, तो लेट से ये अल्ट्रा वायलेट कुछ आपको 350 नैनोमीटर का मिला, दैट्स इट। मान लो आपको यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की लाइट दिखाई दे रही है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, तो ये कुछ दिखाई दे रही है मान लो 420 नैनोमीटर्स की। ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है, तो ये आपको दिखाई दे रही है मान लो 475 नैनोमीटर की। ये मन से लिख रहा हूँ मैं, वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन मान लो 800 नैनोमीटर का, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अ स्पेसिफिक एनर्जी, of a specific energy and wavelength or frequency is observed, मतलब it is highly specific in nature, it is highly specific in nature। और ये यूजुअली लाइन स्पेक्ट्रम आपको कहाँ देखने को मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम आपको यूजुअली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर गैसेस के अंदर देखने को मिलता है। Atomic or molecular gases when releases a light and it incidents on a prism shows line spectrum, shows line spectrum। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर लिखी है। आप एक बात ऑब्जर्व करो, आप बोलोगे सर सन से जो लाइट आ रही है वो विजिबल रेंज दे रही है अर्थ पे, सन से जो लाइट स्पेस में घूम रही है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रही है, लेकिन सर लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ था, लाइन स्पेक्ट्रम नील बोर अंकल को पहली बार देखने को मिला था। नील बोर अंकल ने क्या करा, एक बल्ब बनाया, सोर्स की जगह उन्होंने क्या करा, एक बल्ब बनाया और बल्ब के अंदर उन्होंने मात्र हाइड्रोजन गैस रख दी। अब हाइड्रोजन गैस इज बेसिकली H2, और जब आपने बल्ब को करंट सप्लाई किया तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूट के हाइड्रोजन के एटम में चला गया होगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल करंट की वजह से हाइड्रोजन के एटम में चला गया, और उसके बाद जब उस बल्ब में से लाइट निकली, उसके बाद जब उस बल्ब में से लाइट निकली तो वो लाइट जब प्रिज्म पर गिरी तो उन्हें लाइन स्पेक्ट्रम मिला। दैट मीन्स एटम के अंदर से जो रोशनी निकल रही है या उस एटम की वजह से जो रोशनी निकल रही है उसके द्वारा बनने जाने वाला प्रिज्म, उसके द्वारा बनने जाने वाला स्पेक्ट्रम बड़ा ही स्पेसिफिक है। मतलब एक एटम के अंदर से आपको 7 अलग अलग कलर दिखाई नहीं देंगे लाइट बनने से। उस एटम के अंदर से जो लाइट निकल रही है उससे तुमको कभी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा। उस एटम के अंदर से जो रोशनी निकल रही है उसकी वजह से आपको सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। और लाइन स्पेक्ट्रम की खासियत जो नील बोर ने बताई वो थी इसका स्पेसिफिक नेचर। सब कुछ स्पेसिफिक होगा, मतलब जैसे यहाँ तो आपको पूरा 7 कलर मिला है, पूरी रेंज मिली, इतने से इतने में कुछ भी या इतने से इतने में सब, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 350 मतलब 350 स्पेसिफिक, ना कम ना ज़्यादा। 420 की वजह से ब्लू लाइट मतलब ब्लू लाइट और 420 वाली ही ब्लू लाइट, 422 425 वाली कोई लाइट नहीं, 475 वाली ग्रीन लाइट मतलब 475 नैनोमीटर वाली ही ग्रीन लाइट।
IR 800 नैनोमीटर, तो IR 800 नैनोमीटर। इसके अलावा और कुछ भी रेडिएशन देखने को नहीं मिलते और ना तो किसी रेंज में देखने को मिलते। तो ना तो ये बैंड है ना तो ये कंटिन्यूस है, इन दोनों के अंदर स्पेसिफिक नेचर की कमी है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर है और इसी का फायदा नील बोर को अपने मॉडल में हुआ इस स्पेक्ट्रम को समझ के। अब उन्होंने क्या देखा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट पहले इसको ज़रा नोट कर लो। पहले ज़रा स्पेक्ट्रम्स को समझ लो कि भैया लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई? इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। बस लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर सब कुछ स्पेसिफिक होता है, ये बात का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए। एमिशन स्पेक्ट्रम समझने के बाद अब हम लोग चलेंगे एक और स्पेक्ट्रम की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक और स्पेक्ट्रम होता है दैट इज योर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। भाई अभी आपने निकाला, अभी आपने स्पेक्ट्रम के अंदर 7 अलग अलग कलरों को बाहर निकाला, अब हम उसे अब्जॉर्ब करेंगे। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? बहुत इजी है। देखो हमने क्या करा, अगेन एक सोर्स लिया, एक सोर्स से हम लोगों ने वाइट लाइट को एक प्रिज्म पर इंसिडेंट करा। इससे क्या हुआ, हमें 7 अलग अलग कलर्स की लाइट देखने को मिली। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऐसे हमको 7 अलग अलग कलर्स की लाइन देखने को मिली। ये सो दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब ये लाइट को हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन में से पास करा, हमने यहाँ पे क्या करा, एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और पीछे हमने लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा दी हमने यहाँ पर, एक फोटोग्राफिक प्लेट, और अंधेरे में इसको ऑब्जर्व करा। तो सबका एक्सपेक्टेशन यही था कि जब इस सॉल्यूशन में से लाइट पड़ के बाहर निकलेगी तो यहाँ पर आपको वॉयलेट कलर की लाइट दिखाई देगी, यहाँ पर आपको इंडिगो कलर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखाई दिया, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिखाई दिया, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर दिखाई दिया और यहाँ पर आपको रेड कलर दिखाई दिया। सर गलती कर दी, सर मिस्टेक, सर मिस्टेक। क्यों भैया, क्या सर? येलो तो मिसिंग है, येलो कलर की लाइट सॉल्यूशन में तो पड़ी थी, बट यहाँ पर येलो कलर की जगह पे आपको काली काली शैडो दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर काली काली शैडो दिखाई दे रही है, यानी इन प्लेस ऑफ येलो कलर अ ब्लैक शैडो, एक काला शैडो, एक काला साया नजर आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि NaCl सॉल्यूशन ने सोडियम जो है उसने अब्जॉर्ब कर ली द येलो कलर लाइट, एब्जॉर्ब कर लिया येलो कलर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, दैट इज, इसी को बोला जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसीलिए तो बोला जाता है कि जब कभी भी आप सोडियम को हीट करते हो तो सोडियम आपको हमेशा येलो कलर देता है, यानी सोडियम येलो कलर रिलीज भी करता है और येलो कलर को अब्जॉर्ब भी करता है। वैसे अगर आप पोटेशियम देखोगे तो पोटेशियम के अंदर आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा। आप अगर लिथियम करोगे तो आपको समवॉट रेडिश पिंक कलर आपको अब्जॉर्ब एंड एमिट होता हुआ नजर आएगा। तो दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इस तरीके समझाता है, मतलब अगर आपने सोर्स से एक वाइट कलर की लाइट को प्रिज्म पर गिराया तो उससे 7 अलग अलग कलर निकले। इन 7 अलग अलग कलर को जब आपने NaCl सॉल्यूशन से पास किया तो बाकी सारे कलर तो बाहर आ गए, लेकिन एक येलो कलर उसने अब्जॉर्ब कर लिया। अब यहां पर भी आप एक बात देखो, दैट सोडियम अब्जॉर्ब्स
only one color that is again very specific। यानी यहां पर आपके सोडियम ने ये नहीं करा कि मैं 3-4 कलर अब्जॉर्ब कर लूं, नहीं 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 नहीं, एक ही कलर अब्जॉर्ब करा। मतलब यहां पर नील बोर का दिमाग और ठनका। उनने बोला कि पहले मैंने एक एटॉमिक गैस को बल्ब में भरा, चलाया, बल्ब चमका, उसकी चमक को प्रिज्म पे गिराया तो मेरे को लाइन स्पेक्ट्रम मिला। मुझे 7 कलर नहीं दिखे, मुझे 1-2 कलर दिखे, वेरी स्पेसिफिक। फिर उन्होंने क्या करा, प्रिज्म पर से 7 कलर की लाइट को NaCl सॉल्यूशन के अंदर गिराया। NaCl सॉल्यूशन में सोडियम आयोनिक अगेन यानी एटॉमिक, ये चीज फिर एटॉमिक लेवल पर चली गई। तो इस लेवल पर उसने सिर्फ 1 कलर ही अब्सॉर्ब करा। तो यहां पर नील बोर का दिमाग ठनका कि जब कभी भी मैं कोई स्पेक्ट्रम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर बनाता हूं, सन, स्टार, ये बड़ी बड़ी चीज है, हम एटॉमिक लेवल पर अगर बनाते हैं तो हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी बड़ा स्पेसिफिक नेचर देखने को मिला। अगर वो पोटेशियम ले लेते यहां पर तो उनको यहां पर वॉयलेट कलर की लाइट की जगह पे ब्लैक शेडो दिखता, मतलब तुम्हारे पोटेशियम ने ब्लैक कलर वॉयलेट कलर अब्जॉर्ब कर लिया। तुम लिथियम लेते तो तुमको लाल कलर गायब दिखता। तो उन्होंने बोला कि यार जब मैं कोई चीज एटॉमिक लेवल पर लेकर चल रहा हूं या मॉलिक्यूलर लेवल पर लेकर चल रहा हूं, चीजें स्पेसिफिक होती जाती है। यानी सोडियम सिर्फ वो एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब करेगा या सिर्फ वो वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करेगा जो येलो रेंज में होगी। लिथियम सिर्फ वो रेंज की लाइट अब्जॉर्ब करेगा, वो वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करेगा, वो फ्रीक्वेंसी की लाइट अब्जॉर्ब करेगा जो रेडिश कलर की होगी। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन बल्ब की लाइट को प्रिज्म पर गिराऊं तो प्रिज्म से सिर्फ वही कलर की लाइट बाहर आएगी जो ब्लू रेंज में होगी। इनफैक्ट जो ब्लू कलर की होगी वो कलर की लाइट आएगी जो सिर्फ ग्रीन कलर की होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। तो इन स्पेक्ट्रम से नील बोर को क्या पता चला कि एटम के अंदर हो ना हो बहुत सारी चीजें इस स्पेसिफिक नेचर की होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक नेचर की होती है। और यही चीज करने के बाद नील बोर 100% श्योर हो गए, 100% रेडी हो गए अपना मॉडल दुनिया के सामने प्रपोज करने के लिए, जो अब हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए, इतना समझने के बाद यू गाइज आर हाईली रेडी, यू गाइज आर 100% रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द नील बोर मॉडल ऑफ एटम। तो क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग इसको मिटाकर नील बोर का मॉडल पढ़ना स्टार्ट कर सकें। ओके, तो बच्चा लोग, इतना करने के बाद अब आप लोग पूरी तरीके से रेडी हैं नील बोर चाचा का मॉडल पढ़ने के लिए। तो चलो नील बोर मॉडल ऑफ एटम हेडिंग डालेंगे, नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो गाइज नील बोर ने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको नील बोर का एक्सपेरिमेंट वापस से एक बार करके बताता हूं। नील बोर अंकल ने क्या करा, एक बल्ब बनाया। नील बोर चाचा ने क्या करा, एक बल्ब बनाया। देखो ये एक सुंदर सा बल्ब बनाया जिसको नाम दिया गया हाइड्रोजन बल्ब। दैट मीन्स इस बल्ब के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से हाइड्रोजन गैस भर दी। जब इस बल्ब से एक सुंदर सुशील लाइट निकली, टू, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बिल्कुल अंधेरे में ऑब्जर्व किया था, यानी रूम में और कोई लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ हाइड्रोजन का बल्ब जल रहा था। तो जब ये बल्ब से लाइट निकली और एक प्रिज्म पर लाइट गिरी तो उन्होंने ऑब्जर्व करा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? उन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा? उन्होंने देखा कि उन्हें एक स्पेसिफिक कलर की लाइट दिख रही है, एक ब्लू कलर की लाइट उनको यहां से बाहर जाती हुई दिख रही है। उन्होंने देखा कि साथ साथ में थोड़ा सा नीचे एक ग्रीन कलर की लाइट भी दिख रही है। बेसिकली ही ऑब्जर्व 2 कलर्स लाइट। जब उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन रखी
यहाँ पर जब उन्होंने एक स्क्रीन रखी तो स्क्रीन पर उनको ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट के यहाँ पर स्पॉट्स देखने को मिले। मतलब इतने पूरे एरिया में ब्लू कलर का स्पॉट चल रहा था और इतने पूरे एरिया में ग्रीन कलर का स्पॉट चल रहा था, यानी कि इनके हाइड्रोजन गैस के अंदर से जो रोशनी निकल रही थी वो बेसिकली 2 कलर का मिक्सचर थी। उन्होंने ये बोला कि मेरे हाइड्रोजन बल्ब से जो लाइट निकल रही है, जैसे सन से जो लाइट आती है सफ़ेद कलर की लाइट, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी तरह हाइड्रोजन बल्ब से, जो कि एक एटॉमिक गैस, जो कि हम काम एटॉमिक लेवल पर कर रहे हैं, इससे जो रोशनी निकल रही है वो 2 कलर से मिलकर बनी है। क्या बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों हुआ होगा? उनको यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों मिला? उन्होंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर मुझे लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों मिला, मुझे इतना ज़्यादा स्पेसिफिक कलर क्यों दिखाई दिया? तब उनको समझ में आया होगा, तब उनको समझ में आया दैट ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ही थॉट दैट inside the atom electrons are also moving in a fixed या in a specific manner। उनको एक बात समझ में आई कि आपके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक पाथ में घूम रहा है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा छोड़ी गई लाइट भी एक स्पेसिफिक तरीके से निकल रही है, स्पेसिफिक कलर की निकल रही है। इतना ऑब्जर्व करने के बाद नील बोर ने अपने पोस्टुलेट्स देना चालू करा। अब एक एक करके जब मैं आपको उसके सारे पोस्टुलेट पढ़ाऊंगा तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा था ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इतना करने के बाद नील बोर ने अपने पोस्टुलेट्स देना चालू करा। अब आप लोगों को जब नील बोर के पोस्टुलेट्स पढ़ाए जाएंगे तब आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चालू होंगे कि यार नील बोर ने लाइन स्पेक्ट्रम की स्टडी कैसे करी। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला दैट नो डाउट एटम कंटेन्स न्यूक्लियस, नो डाउट एटम कंटेन्स अ वेरी स्मॉल massive and positively charged न्यूक्लियस जिसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -15 मीटर्स होता है। ये उन्होंने बिल्कुल बोला। हाँ, रदरफोर्ड सही थे, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स भरे हुए होते हैं। न्यूक्लियस मासिव क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सेकेंड उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path called as orbit, ऑर्बिट की जगह आप इसे शेल भी बोल सकते हैं, इसे आप पाथ भी बोल सकते हैं। तो इट मूव्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, स्पेसिफिक शेल और स्पेसिफिक पाथ। मतलब इलेक्ट्रॉन के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज आपका ये न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि रैंडमली घूम रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो रैंडमली नहीं घूम रहा है, वो एक स्पेसिफिक पाथ पर घूम रहा है, वो एक स्पेसिफिक पाथ पर घूम रहा है इस तरीके से ये, और वो इसी पाथ पर लगातार घूमता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पर लगातार घूमता रहेगा और ना तो वो इधर से इधर आएगा, ना तो वो इधर से इधर आएगा। हो सकता है एक दूसरा पाथ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो। खैर मैं आपको इसका बताऊंगा कॉन्सेप्ट की क्या रहता है, बट अभी आप डायग्राम साथ साथ ड्रॉ कर लो। हो सकता है आपको एक और पाथ दिखाई दे रहा हो एटम के अंदर इसके आगे। मतलब ये कुछ रास्ते हैं एटम के अंदर, ये कुछ रास्ते हैं आपके एटम के अंदर
ये कुछ इस तरीके से आपको यहां पर पाथ दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक पाथ पे घूम रहा है, मतलब वो यहीं घूमेगा। जैसे कि आपकी अर्थ सन से एक स्पेसिफिक दूरी पर घूमती है, जुपिटर सन से एक स्पेसिफिक दूरी पर घूमता है, ठीक उसी तरह आपका इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक दूरी पर घूमता है। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक दूरी पर घूमता है, ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पाथ, इलेक्ट्रॉन नेवर लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी। और इसीलिए जो रदरफोर्ड केस में गड़बड़ी हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूमेगा तो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाएगा, जो कि मैक्सवेल ने सिखाया था। मैक्सवेल ने साफ साफ बोला था कि रैंडम मोशन होना चाहिए, और रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन पर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन नील बोर ने बोला कि क्योंकि मुझे लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, क्योंकि मुझे एक हमेशा स्पेसिफिक कलर की लाइट दिख रही है, एक स्पेसिफिक कलर का रेडिएशन दिख रहा है, या एक एटम स्पेसिफिक कलर की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक रास्ते पर चल रहा होगा। जब तक वो स्पेसिफिक रास्ते पर चलेगा मुझे एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, और यही कारण था लाइन स्पेक्ट्रम मिलने का। तो लाइन स्पेक्ट्रम की वजह से नील बोर ने अंदेशा लगाया, नील बोर ने दिमाग लगाया कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ पर होगा। ये वाला पॉइंट नील बोर को लाइन स्पेक्ट्रम से और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पता चला, और जब ये पता चला तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक रास्ते पर है। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट। फिर लोगों ने पूछा कि अभी जैसे आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ पे घूम रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक वेलोसिटी while मूविंग इन अ फिक्स्ड पाथ। यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूमेगा, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन ये फिक्स पाथ में घूमेगा, तब इस इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी बिल्कुल फिक्स होगी, ना तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना तो उसकी एनर्जी घटेगी, ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। वो इलेक्ट्रॉन लगातार अपने फिक्स पाथ में स्पेसिफिक वेलोसिटी और स्पेसिफिक एनर्जी के साथ घूमेगा, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का कभी नुकसान नहीं होएगा। आगे लोगों ने पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स्ड शेल में घूम रहा है, एक फिक्स पाथ में घूम रहा है, एक फिक्स एनर्जी से घूम रहा है, तो फिर उस एटम में से आपको रोशनी बाहर निकलते हुए कैसे दिखाई दी? आपने जो हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन बल्ब बनाया था, अगर उस बल्ब के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक स्पेसिफिक पाथ में घूम रहा है और एक स्पेसिफिक एनर्जी से घूम रहा है, तो फिर वो लाइट कैसे छोड़ रहा है? अगर वो लाइट छोड़ रहा है मतलब एनर्जी का उसके नुकसान हो रहा है, तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तब नील बोर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं। जब मैंने बल्ब चलाया तो मैंने बाहर से बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी नाम की एनर्जी प्रोवाइड करी। जब मैंने हाइड्रोजन बल्ब को ऑन करा, स्विच ऑन करा, तो मैंने हाइड्रोजन बल्ब को बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी। आप देखो, आपके घर में बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, एलईडी चल रही है, तो जब आप प्लग ऑन करते हो तो वायर से करंट फ्लो करते हुए आपके ट्यूबलाइट तक, आपके एलईडी तक, आपके बल्ब तक पहुंचता है, और फिर वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो उस समय क्या होता है, नील बोर ने बोला कि जब हम हाइड्रोजन बल्ब को स्विच ऑन करते हैं
तो उस हाइड्रोजन बल्ब तक करंट पहुंचता है, उस हाइड्रोजन बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेता है, और अब्जॉर्ब करने के बाद ये ज़्यादा एनर्जी का होने की वजह से जंप करके दूसरे एनर्जी लेवल पर चला जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने पांचवा पॉइंट बोला दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्स एक्स्ट्रा एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इसीलिए उन्होंने यहां पर एक बात और बोली कि आप इन शेल को, पाथ को, ऑर्बिट को एक और नाम देंगे एनर्जी लेवल। मतलब कि जो आपका फर्स्ट शेल है, जिसको आप लोग क्लास 9th में के शेल भी पढ़ के आए थे, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी आपके सेकेंड शेल की होगी, एल शेल की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी आपके थर्ड शेल की होगी, एम शेल की, के एल एम, और फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको इस डायग्राम में nth शेल की दिखाई देगी। तो अब डिपेंड करेगा कि आपके इलेक्ट्रॉन ने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब करी है। हो सकता है ज़रा सी एनर्जी अब्जॉर्ब करी हो तो वो यहाँ आ जाए सेकेंड शेल में, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब करी हो तो थर्ड में आ जाए, हो सकता है ज़्यादा अब्जॉर्ब करी हो तो फोर्थ में आ जाए, और हो सकता है बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करी हो तो पाँचवें पे चला जाए, और ज़्यादा कर ली हो तो छठे पर चला जाए, और ज़्यादा कर ली हो तो सातवें पर चला जाए, और ज़्यादा कर ली हो तो आठवें पर चला जाए। मतलब देयर इज़ नो लिमिट। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब करी है। जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी वो लोअर एनर्जी लेवल से उतने ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात और बता दूं, इमेजिन करो एक ओपन एरिया है, घास फूस वाला एरिया है, कोई रोड नहीं है, वहां कीचड़ है। मैंने एक ट्रैक्टर लिया या एक ट्रक लिया और मैंने उन घासों पे ट्रक चलाया, ड्रर। अब आप पीछे देखोगे कि जब पहले पूरे ग्राउंड पर घास ही घास थी, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन जब ट्रक उस घास पे से चल के गया तो आपको एक रास्ता दिखाई देने लगा। अब अगर आप कार ले आओगे तो आप उस रास्ते पर धीरे धीरे कार चलाओ, आप निकल जाओगे। दैट मीन्स रास्ता है इसलिए ट्रक नहीं चला, ट्रक चला इसीलिए रास्ता बना। ठीक वही बात यहां पर लागू होती है, क्योंकि यह हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है नील बोर। आपको लगेगा कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कायदे से वो एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा शेल तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर शेल है तो हाइड्रोजन का एटम तो सर बहुत बड़ा होना चाहिए। भले ही शेल खाली है, मतलब जैसे भले ही रास्ता खाली है, पर रास्ता तो है, और रास्ता है मतलब जगह घेर रहा है, मतलब बड़ा स्पेस होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन का एटम बड़ा होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा होगा उस समय वही रास्ता दिखाई दे रहा होगा, वही पाथ विजिबल और एक्टिवेटेड होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से उछल के यहां गया, अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये भी आप इमेजिन करो कि इनविजिबल है, इनफैक्ट ये भी गायब हो गया, फर्स्ट शेल भी गायब हो गया, थर्ड शेल भी गायब हो गया, अब सिर्फ फोर्थ दिख रहा है। समझ में आ रही बच्चा लोग बात? अब सिर्फ फोर्थ दिखाई दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अब इतनी दूरी पर यहां घूम रहा है एक्साइट होने के बाद। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या इतना पॉइंट क्लियर है? तो मैं उधर के कुछ पॉइंट रब करना चाहूंगा, ताकि मैं आप लोगों को आगे की चीज पढ़ा सकूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए छठे पॉइंट की तरफ चलेंगे। रदरफोर्ड चाचा के नहीं, नील बोर चाचा के टिकटॉक पॉइंट की तरफ चलेंगे। टिकटॉकिया पॉइंट यानी छठा पॉइंट। फिर हेरा फेरी मूवी देखने के बाद मैंने एक बात हमेशा सीखी है
कि जो ऊपर आया है वो हमेशा नीचे जाएगा। ये श्याम राजेंद्र बाबूराव गणपतराव आप्टे बाबा, जब उनको दैवी प्रसाद से 40 लाख रुपए मिला था ना पीली पिक्चर में, तब वो एकदम अमीर हो गया था। बोले तो स्विमिंग पूल में नहाना बीना करने का, हर दिन अपना बिजनेस बदलने का, हर घंटे अपना फ़ोन नंबर बदलने का, हर मिनट अपने कपड़े बदलने का, हर सेकेंड अपनी वाइफ बदलने का, ऐसा राजू सिखाता था बाबूराव और श्याम को। तो जब ये अमीर हुए तो एक्साइटेड हो गए। यही कुछ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ। पहले वो अपने गरीब स्पेसिफिक एनर्जी को, मुट्ठी भर एनर्जी को लेके यहाँ घूम रहा था। बाहर से तुमने करंट या एनर्जी सप्लाई करी तो वो उछल के एक्साइटेड हो गया, हायर एनर्जी पर, ज़्यादा एनर्जी से घूम रहा है। लेकिन भैया कब तक घूमेगा? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। उसके बाद इसने जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब करी है वो सब एनर्जी रिलीज करके ये वापस से अपने ग्राउंड शेल में आ जाएगा। यानी जो फर्स्ट शेल होता है ना, हम उसे ग्राउंड शेल बोलते हैं। हम उसे कौन सा बोलते हैं? ग्राउंड शेल। यानी जो नेटिव शेल होता है, नेटिव शेल यानी शुरुआत में इलेक्ट्रॉन जहां मौजूद था उसे ग्राउंड शेल बोलते हैं। तो ये वापस से अपने ग्राउंड शेल में अगर आकर गिर गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो छठा पॉइंट क्या होगा? इट रिलीज ऑल द एक्स्ट्रा एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन छोड़ के वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया, इसने यहां से एनर्जी छोड़ी होगी, इसने यहां से एनर्जी छोड़ी होगी। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में छोड़ी होगी पता है? इट रिलीज ऑल द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब समझ में आया क्या हुआ होगा? नील बोर का हाइड्रोजन का बल्ब चमका क्यों? उन्होंने गैस, हाइड्रोजन गैस को बल्ब के अंदर भरी और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी। इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर हाइड्रोजन के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड शेल में चला गया। अपने फर्स्ट शेल को छोड़कर सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जहाँ जाना हो वहाँ चला गया। अब वहाँ कुछ देर घूमा और सारी एक्स्ट्रा एनर्जी वापस से रिलीज कर दी। बोला यार अपने को तो नहीं जम रहा, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ दी और एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ के वापस से आ गया अपने ग्राउंड स्टेट में और अपनी स्पेसिफिक एनर्जी से, अपनी बची हुई एनर्जी से फिर यहाँ घूमने लगा। तो जो भी एनर्जी इसने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अब्जॉर्ब करी थी, अपने एक्साइट होने में लगाई थी, वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने वापस से एटम के बाहर फेंक दी। एटम के बाहर फेंक दी। अब एटम के बाहर जब वो निकली तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकली। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्योंकि आपको विजिबल रेंज का दिखाई दे रहा था, क्योंकि आपको ये विजिबल रेंज का दिखाई दे रहा था, इसलिए नील बोर को ब्लू कलर की लाइट दिखाई दी और ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दी। आ रही है बात समझ में? तो इन्होंने क्या करा? इट रिलीज ऑल द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल रेंज, एंड ड्रॉप्स बैक इनटू इट्स ग्राउंड शेल और लोअर एनर्जी शेल, और लोअर एनर्जी शेल, लोअर एनर्जी शेल, एंड it is called as de-excitation of electron. De-excitation of electrons. क्या नाम दिया गया इसको? de-excitation of electron का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन वापस से de-excite होकर अपने ग्राउंड शेल में आकर गिर जाता है। सातवां पॉइंट उन्होंने बोला that electrons will never observe between the shells. शेल्स के बीच में ये आपको कभी नहीं दिखाई देगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन आपको इन दोनों शेल के बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है। नहीं, इट विल नेवर बी ऑब्जर्व बिटवीन द शेल्स, इट विल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द शेल, इट विल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द शेल।
ये आपको हमेशा आपके शेल के ऊपर ही दिखाई देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? तो क्या आप लोगों को अब स्पेक्ट्रम बनने का लॉजिक समझ में आया कि स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है? नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्मिंग? चलिए एक बार मेरे साथ वापस रिपीट कीजिए। नील बोर ने क्या किया? हाइड्रोजन नामक गैस को एक बल्ब के अंदर भर दिया और उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी। इलेक्ट्रिसिटी मिलने की वजह से हाइड्रोजन गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और एक्साइट हुआ। अभी कहाँ एक्साइट होके गया वो नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको जब स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, जैसे लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, वहाँ पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा और कौन से शेल से नीचे आएगा। तब ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड कब रिलीज करेगा वो तब सीखेंगे। लेकिन अभी बस आप ये समझो कि आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में गया, कुछ क्षण, कुछ सेकेंड्स वहाँ रहा और जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सब एक्स्ट्रा एनर्जी वापस से इन्वायरमेंट में छोड़ के, एटम के बाहर छोड़ के खुद नीचे आ गया। तो ये जो एनर्जी छोड़ी अब ये एटम के बाहर आने लगी, एटम से निकलने लगी, और जब एटम से वो निकली तो वो किस रूप में निकली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकली। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्योंकि विजिबल रेंज के थे इसलिए हमको दिखाई देने लगे। इंफ्रारेड रेंज के होंगे तो हमें गर्मी का एहसास होगा, अल्ट्रावायलेट रेंज के होंगे तो कुछ जर्म्स मारने लगेगा, ये हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, कैंसरस हो सकता है। तो फिर ये किस रेंज का निकल रहा है वो हमें देखना होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? तो अगला सवाल यही किया गया, नील बोर से अगला सवाल यही किया गया कि भाई साहब आप अगर हमें बता रहे हो कि जो रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की निकल रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटम में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है वो कौन सी है? क्या वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं है? तो इन्होंने 8वां पॉइंट हमें ये बताया, 7वां मैंने मिटा दिया तो 8वां पॉइंट इन्होंने ये बताया, दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इन्होंने फॉर्मूला दिया E2 माइनस E1। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय E2 माइनस E1? E2 is the energy of higher energy level। That means जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहाँ गया तो इस शेल की कितनी एनर्जी है उसको आप E2 लिखेंगे, या अगर यहाँ आ गया तो इस शेल की कितनी एनर्जी है उसको E2 लिखेंगे, या अगर यहाँ आ गया तो इस शेल की कितनी एनर्जी उसको E2 लिखेंगे। मतलब एक्साइटेड एनर्जी लेवल, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप करके जिस एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे जा रहा है ये उसकी एनर्जी है। एंड व्हाट इज E1? इज द एनर्जी ऑफ योर ग्राउंड शेल, इज द एनर्जी ऑफ योर ग्राउंड शेल, यानी जहां पर अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और हम लोग सब जानते हैं दैट E2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन E1। E2 हमेशा E1 से बड़ा होगा क्योंकि E1 तो ग्राउंड शेल, यानी इस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। सर इस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम क्यों होगी? अरे मेरा लाडला, यहाँ पर देखो ना, इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो आप देखो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर आ गया और अंदर तो कोई शेल अब गायब हो गए क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में। तो जब ये उछल के दूर आ जाएगा तो अब यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मस्ती कर पाएगा। इमेजिन करो ये न्यूक्लियस तुम्हारा मैथ्स का खड़ूस टीचर है जो तुमको छोटे ही छोटे बम पे टिपकाता है। अगर तुम फर्स्ट बेंच पर बैठ गए तो तुम मस्ती कर पाओगे क्या? नहीं, मतलब तुम्हारी एनर्जी कम है। लेकिन अगर तुम 5वीं बेंच पर बैठे हो या 7वीं बेंच पर बैठे हो तो तुम मस्ती कर सकते हो कि उसकी खड़ूस की नज़र नहीं जाएगी। तो जितना न्यूक्लियस से दूर होगी उतनी एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर उन्होंने डेल्टा ई का फॉर्मूला निकाल दिया। नाउ फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, नाउ फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थियरी हम जानते हैं दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास में E नहीं है, आपके पास में डेल्टा E है, सो देयरफॉर ये बन जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू।
आप इन दोनों एनर्जीज के बीच का डिफरेंस निकाल लो। एच की वैल्यू तो आपको हमेशा कांस्टेंट होती है, तो आप यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा ई अपॉन एच। और यहाँ से जैसे आपको न्यू की वैल्यू मिल जाती है, आप न्यू की वैल्यू के साथ आप लेमडा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लेमडा को भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो, यू कैन फाइंड लेमडा ऑल्सो। और जैसे लेमडा मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन से रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से चेक कर लो, अगर वो नॉर्मल रेंज की है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी बबीता जी आपको, जेठालाल है। और अगर तकलीफ वाली बात है अय्यर जैसी तो फिर भागो। क्या बात समझ में आ गई मेरे लाडले लाडले बच्चों? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला नील बोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करो, प्लीज इसको नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे 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 बढ़े, आगे। चलो ग्रेट। नाउ द लास्ट पॉइंट जो नील बोर खुद भी प्रूफ नहीं कर पाया, लास्ट पॉइंट जो नील बोर चाचा खुद भी प्रूफ नहीं कर पाए, जो बाद में आइंस्टाइन जी आकर प्रूफ करेंगे डी ब्रोगली चाचा की मदद से। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे नील बोर का 9वां पोस्टुलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस एक बात ध्यान रखना, अगर एक बॉडी जिसका मास m है, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका सेंटर से रेडियस r है, यानी इलेक्ट्रॉन जिसका न्यूक्लियस से रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, और वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी v के साथ घूम रहा है। तो ऐसी चीज का अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हो तो वो एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है m इंटू वी इंटू आर। ठीक है, तो नील बोर ने बोला दैट एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू NH अपॉन 2π। आई डोंट नो वाई, बट मुझे यही देखने को मिला। उन्होंने 9वां पॉइंट ये बोला, उन्होंने क्या बोला, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving in a shell is always equal to NH upon 2π, where n can be 1, 2, 3 etc। मतलब इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, यानी आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है। h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड पाई की वैल्यू आप सब लोग जानते हो। दैट मीन्स अगर मान लो कि मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट शेल में घूम रहा है, तो हम लोग सब जानते हैं कि न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का डिस्टेंस फिक्स है। हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस से सेकेंड शेल का डिस्टेंस भी फिक्स है। हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस से थर्ड शेल का डिस्टेंस भी फिक्स है। तो यहां पर नील बोर ने बोला कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास m, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v रखता हूं और ये चेक करता हूं कि अगर वो फर्स्ट शेल में घूम रहा है, फर्स्ट शेल जिसका रेडियस न्यूक्लियस से r1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू आ रही होगी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kgs है। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और मान लो न्यूक्लियस से इसका रेडियस 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स है। तो मुझे एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे वैल्यू मिलेगी। तो उन्होंने बोला यहां पर मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो एग्जैक्टली आ रही है 1 इंटू एच अपॉन 2π के बराबर।
दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है, मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो भी मुझे यही वैल्यू मिल रही है, और ये फॉर्मूला लगाऊं मुझे तब भी यही वैल्यू मिल रही है। मतलब कि 1 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, यही वैल्यू मिलेगी। आखिर यहाँ पर मैंने वेलोसिटी इमेजिनरी ली है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जाए और एग्जैक्ट रेडियस मिल जाए तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी वैल्यू इसी की होगी। मतलब जैसे कि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 माइनस में अपॉन 2 इंटू 3.14, तो ये 3.3 टाइम्स चला गया, और ये 3.1 है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.2 टाइम्स हो गया, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻34 ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब तुम वेलोसिटी, मास और रेडियस रखोगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? डोंट नो। उन्होंने बोला अगर मान लो मेरा न्यूक्लियस से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वाले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका न्यूक्लियस से रेडियस r2 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2h/2π के बराबर, यानी 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mvr2 = h/π। सिमिलरली अगर यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में घूम रहा है तो जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस r3 है, तो ये हो जाएगा 3h/2π। आई डोंट नो वाई दिस इज हैपनिंग। उन्होंने बोला आई डोंट नो वाई दिस इज हैपनिंग बट इट इज हैपनिंग, बट ये हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस h/2π को नाम दे दिया बोर्स क्वांटाइजेशन। इसको क्या नाम दे दिया? बोर्स क्वांटाइजेशन। बेटा आप लोग जानते हो ना क्वांटा का मतलब क्या होता है? फिक्स, एक स्पेसिफिक पार्टिकल। तो बोर्स क्वांटाइजेशन इसको नाम दे दिया उन्होंने। मतलब ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है, क्वांटाइज्ड है। अब आप बस क्या करना है, आपको यहां पर शेल का नंबर बदलना है। जैसे जैसे शेल का नंबर बदलोगे वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम बदलता जाएगा। तो ये वैल्यू इसकी फिक्स हो जाएगी, h की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, 2 की वैल्यू फिक्स है, तो इसका पूरा वैल्यू फिक्स है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि भैया मुझे बताओ कि हाइड्रोजन एटम में चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप इसकी पूरी वैल्यू से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी nh/2π कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज कॉल्ड एज बोर क्वांटाइजेशन। तो उन्होंने क्या बोला, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ शेल इज ऑलवेज इक्वल टू nh/2π, इज ऑलवेज इक्वल टू nh/2π, which is called as Bohr's quantization, and n is the value of shell। इतना करने के बाद नील बोर का मॉडल पोस्टुलेट प्रपोज किया गया, हाईली सक्सेसफुल रहा। बस एक बात वो नहीं बता पाए कि ये mvr = nh/2π क्यों है, जिसको आगे आइंस्टाइन चाचा जी प्रूफ करेंगे। अब गाइस अगला लेक्चर मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की चीज़ करवाने वाला हूँ जो जेईई एडवांस तक आपको मदद करेगी, एंड वो चीज़ है कि नील बोर ने रेडियस निकालना सिखाया। नील बोर ने बोला कि मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस से पहले शेल का ये रेडियस r1 कितना है। मैं ये भी बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशंस और इस पर फिर आएंगे जो न्यूमेरिकल्स, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। गाइस अनअकैडमी पर 20 तारीख को 20 तारीख को एक बहुत शानदार स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। वो स्कॉलरशिप टेस्ट का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अनअकैडमी पर आज 16 तारीख से 2 नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं हमारी कैटेगरी में, दैट इज IIT JEE नीट फाउंडेशन, यानी छोटे बच्चों के लिए 6th 7th 8th इनफैक्ट 8th 9th एंड 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो वो सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर पे कोई छोटू भाई बहन है और अगर वो अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहता है तो गाइज अनअकैडमी का लिंक मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर एक बार विजिट करो। प्लस क्लासेस अगर ना लेना चाहो तो स्पेशल क्लासेस एक बार अटेंड करके देखो। मेरा टेलीग्राम ID में स्पेशल क्लासेस में आप सभी बच्चों को देता हूँ, एंड मैं कई सारे बच्चों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी गिव अवे करता हूँ। लेकिन उसके लिए अनअकैडमी की मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, टेलीग्राम पर मेरे कॉन्टैक्ट में आओ जस्ट फॉर अनअकैडमी, तो फिर वो बातें मैं आपको वहाँ पर करता हूँ। तो गाइज ज़रूर देख लीजिएगा मेरी प्रोफाइल। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।